बाजार में कबीर की समाधि पर हमने चढ़ाए थे फूल, वहीं तुमने पढ़ाया था मुझे 2.5 आखर प्रेम का। अपनी साड़ी को तुम पिंडुलियों तक उठाकर चलती हो, तुम्हें क्या लगता है किससे धुल जाएगा तुम्हारे पैर का अलता और गंदला जाएगा तालाब का पानी? जरा गौर से देखो ना, खिले हुए कमल का रंग कितना चटक होता जा रहा है तुम्हारे अलते के रंग से। जब तुम मिलती थी तो अनायास ही सामने बिछ जाती थी कई राहें, व्यस्त हो जाता था पलकों पर ख्वाबों का नेटवर्क। तुम्हारी यादों का संवेदी सूचकांक पिछले कई दिनों के अपने उच्चतम स्तर पे है। आंसुओं की निफ्टी भी रह रह कर खूब उछाल लगाती है। फूल जो भी खिले मुस्कुराए नहीं, मेरे दामन में कांटे भी आए नहीं। मन की वेदना का ऐसा करुण क्रंदन हुआ, चल पड़ी खुद कलम हम चलाए नहीं। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं मनोरमा। आप देखो सुन रहे लाउड स्पीकर 90 FM। आज मेरा अंदाज थोड़ा सा शायराना है क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत, उनका नाम बताने से पहले बहुत सारे खैर उनके साथ विशेषण जुड़े हुए हैं जिन्हें मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी और एक छोटी सी सोच भी साझा करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, वैसे तो हम कभी अगर मूड अच्छा नहीं है या कुछ गहरी सोच में डूबे हुए हैं तो हम उन्हें पढ़ना, उन्हें सुनना पसंद करते हैं। पर ये जो हमारे साहित्यकार होते हैं, जो ये कवि होते हैं, ये समाज की दशा को भी प्रस्तुत करते हैं और समाज की दिशा को भी एक नया मोड़ देते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ इस बात को साझा करना चाहूंगी। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पे मौजूद है, वैसे तो बहुत सारे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं, बहुत सारे सम्मान से नवाजे गए हैं, जिनमें से कुछ हैं ईजी विवेक मिश्रा कविता सम्मान, कादम्बरी हिंदी संस्थान सरस्वती प्रतिभा सम्मान, इंजीनियर विवेक मिश्रा कविता सम्मान, कादम्बरी हिंदी संस्थान जबलपुर सरस्वती प्रतिभा सम्मान, भागीरथी साहित्य रत्न सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान, प्रेमचंद्र सम्मान और ऐसे बहुत सारे सम्मान हैं जो उन्हें प्राप्त हो चुके हैं साहित्य जगत से और ऐसे बहुत सारे सम्मान से वो नवाजे जा चुके हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं मृत्युंजय उपाध्याय नवल। मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में। जी मनोरमा जी, आपको भी नमस्कार और सभी सुनने और देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मृत्युंजय जी, सबसे पहले चाहूंगी अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी मनोरमा जी, मैं मृत्युंजय उपाध्याय नवल एक गांव से संबंध रखता हूं। मेरा गांव कुशीनगर जनपद के सुकरौली ब्लॉक के एक गांव है तिरसिया नंबर 2, वहां का रहने वाला हूं। हालांकि मेरा जन्म इसी शहर गोरखपुर में हुआ था और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं पे हुई थी। मेरे पिताजी एक लाइब्रेरियन थे एक विद्यालय में, कॉलेज में, और माताजी घर पे रहा करती थी और मैं शुरू से ही थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता था और इसका असर था कि मैं अभी तक लिखता पढ़ता हूँ। अच्छा, ये लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या घर में कुछ ऐसा देखा, पिताजी या माताजी उनका कुछ लेखनी की तरफ रुझान था? होता ऐसा था कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो आप लोगों को याद होगा कि अभी भी जब मई जून के महीने में लू चलता है तो लोग बाहर नहीं जाने देते बच्चों को। तो हम लोगों के साथ क्या होता था कि पिताजी क्या करते थे, हम लोगों को लेके चले जाते थे अपने स्कूल और वहीं पे हम लोग बैठे रहते थे या फिर घर में बंद रहते थे। तो किताबें पापा के पास बहुत हुआ करती थी, बहुत सारी पत्रिकाएं आया करती थी घर पे और किताबों की संख्या कम नहीं थी। तो पिताजी शिक्षक थे। हाँ, तो वो खुद एक लाइब्रेरियन थे जी। तो उनकी ही रखी किताबों से मैं कोई ना कोई किताब उठा के पढ़ना शुरू कर देता था और पढ़ने का शौक था। मैं छोटा था लेकिन कोई भी किताब उठा के पढ़ता था, उसमें से कुछ कविताएं, कुछ शायरी होती थी तो उसको मैं अपनी आवाज में बोलने की कोशिश किया करता था। लिखने का जो एक, मैं जब बहुत छोटा था, मुझे लग रहा है कि मैं 7 या 8 में पढ़ रहा था, तो उस समय कुछ भी लिख देना था मन में कि कागज लिया, पेन लिया और कुछ भी लिख दिया, भले ही वो अगले दिन फाड़ के फेंक दे या जो भी हो। 10 तक, जब क्लास 10 में गया तो मैं कुछ चीजों को समझने लगा कि कैसे लिखी जा सकती हैं। जैसे आप कुछ भी लिख दीजिए तो कविता तो नहीं हो सकती। अच्छा, वो 10 या मुझे लग रहा है कि इंटर तक जब मैंने लिखा तो उसमें देखिए अनुभव का एक कच्चापन था। आप चीजें लिखते हो ना, आप बोलते हो ना, तो आप अनुभव के साथ
एक मैच्योरिटी आती रहती है। तो अनुभव का बहुत कच्चापन था उसमें, लेकिन ये था कि कुछ भी लिख देता था, लोगों को सुनाता था, कुछ लोग कहते थे अच्छा है, कुछ लोग कहते थे कि तुम फालतू में लिखते हो। ये चीजें चलती थी। कहाँ से प्रेरणा मिलनी शुरू हुई कि इस लेखनी को आगे तक ले जा सकते हैं? जैसे मैं जब देखता था लोगों को, कोई किसी क्षेत्र में आगे है, कोई कुछ भी कर ले रहा है, देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है जी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है कि मैं लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ और ये मेरे अंदर क्वालिटी दिख रही है। ये मुझे अंदर से लगता था कि मैं लिख सकता हूँ। उम्र के किस पड़ाव में ये महसूस किया आपने? मुझे लग रहा है कि मैं 17-18 साल का था, तो मुझे ये लगने लगा था कि मैं लिख सकता हूँ और बेहतर लिख सकता हूँ। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ना शुरू किया। हालांकि मैंने, आप लोगों को जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने हिंदी साहित्य की पढ़ाई की ही नहीं है। मैंने हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने इंटर कॉमर्स से पढ़ाई की, फिर बीकॉम किया, एमकॉम किया, मतलब कहीं से भी हिंदी साहित्य की पढ़ाई नहीं की या बड़े साहित्यकारों से इस तरह से पढ़ना नहीं हुआ। लेकिन बड़े साहित्यकारों के कार्यक्रम जब हुआ करते थे हमारे शहर में, विश्वविद्यालय में, तो मैं अक्सर जाया करता था लोगों को सुनने, लोगों को समझने, और ये बहुत जरूरी है। परिवार में सबसे ज्यादा किसने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया इस क्षेत्र में? देखिए, जब मैं लिखता था और मेरी कविताएं 2005 से लगभग छपनी शुरू हुई थी। पहली बार मैंने अपने आप को अखबारों में 2005 में पढ़ा था, सकता उसके पहले भी छपे हों। मेरे हाथ में जो पहली बार मैंने जो हाथ में अखबार था जिसमें मैं खुद छपा था, वो 2005 का साल था। और मेरे पहले पाठक और पहले श्रोता मेरे पापा हुआ करते थे। क्या बात है। जब मैं किताबें, मेरी वो आलोचक भी वही हुआ करते थे? आलोचना बिल्कुल नहीं करते थे, आलोचक वो नहीं हुआ करते थे। वो क्या था कि अखबार उनकी लाइब्रेरी में जाते थे, वो जब पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो लोग भी पढ़ करके बताते थे कि आज मृत्युंजय की कविताएं छपी हैं या उसका ये छपा है, तो वो उसकी कटिंग अपने पास रख लेते थे, उसको पढ़ते थे। कई बार मुझे फोन करके बताते थे कि आज आपकी कविता छपी और मैंने पढ़ी है। क्या बात है। पहले लिसनर भी थे। और जब, जैसे कि मैंने पहली बार रेडियो में जब मैं अपनी कविता पढ़ने गया था 2005 में भी, 5 में ही, अक्टूबर 2005 में मैं पहली बार अपनी कविताओं की रिकॉर्डिंग कराने आकाशवाणी गया था जी। जब आकाशवाणी से मेरी कविताएं प्रसारित हो रही थी, तो आपको मैं बताऊं कि गांव में सारे लोग रेडियो खोल करके बैठे थे, लगभग जी। जैसे गांव में क्या होता है ना, एक घर में रेडियो चल रहा है, 5-10 लोग वहां खड़े हो गए, तो बहुत सारे लोग रेडियो के पास थे और मेरे पापा भी रेडियो ऑन करके बैठे थे। वो मेरे पहले लिसनर थे, हुआ करते थे और मुझे सुनते थे और मुझे पढ़ते थे। अच्छा नवल जी, जैसे अभी वर्तमान में आप आकाशवाणी में कार्यरत हैं, तो लेखनी के साथ साथ आकाशवाणी तक का ये सफर कैसे तय किया आपने? क्योंकि लिखने का शौक था और आकाशवाणी या दूरदर्शन ऐसी जगह हैं जहाँ पे लिखने वालों के लिए थोड़ी सी जगह बन जाती है। वहाँ पे कैजुअल अनाउंसर के लिए जगह निकली थी, मैंने अप्लाई किया और मेरा हो गया। तो जब मेरा हो गया तो मुझे लगता था कि मेरा होगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोल लूंगा जरूर। मेरे लिए था, मैं उस समय बहुत गलत बोलता था, मैं गलत को भी गलत बोलता था, मैं स और श का अंतर नहीं जानता था। लेकिन वहाँ एग्जाम के पहले जब वॉइस टेस्ट हो रहा था, उसके पहले तक मैंने अपने आप को सुधार किया था, मेरा हुआ। और ट्रेनिंग के दौरान मैं बहुत सारे गलत बोल दिया करता था, लेकिन उस दौरान मुझे बहुत समझाया गया, बहुत सिखाया गया। उर्दू के अल्फाज बहुत गलत बोलते थे जी, लेकिन उनको एक एक अक्षर बोलना सिखाया गया और मतलब मेरे अंदर बस ये था कि मैं बोल लूंगा। अच्छा, ये जो आपने उच्चारण की बात की, क्या लगता है आपको आजकल की अगर हम युवा पीढ़ी को देखें, हिंदी बोलना, वो उच्चारण नहीं कर पाते हिंदी के शब्दों को पूरी तरीके से, तो कितना जरूरी लगता है कि ठीक है अगर हम टेक्निकली आगे हैं, सब चीजें सही हैं, पर हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसको साहित्य से जुड़ना, उसको पढ़ना, उसको आगे ले जाना, हिंदी भाषा को कम से कम सही तरीके से उच्चारित करना, ये सीखना कितना जरूरी है, समाज की तरफ से भी कितना जरूरी है, युवाओं के लिए ये योगदान देना, और युवाओं की कितनी जिम्मेदारी बनती है अपनी शाख को मजबूती प्रदान करना। देखिए, जो लिखा है उसको उसी तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है।
अगर सबके उच्चारण एक जैसे हों तो फिर हमारे हिंदी में 3 तरह के श, स, श और श 3 आते हैं। उन तीनों के उच्चारण अलग अलग हैं। अगर हम तीनों को स स बोलते गए तो फिर उन तीनों को 3 तरीके से लिखने का अर्थ नहीं होता है। दूसरी चीज देखिए, आज के लोग, आपने पूछा कि गलत बोलते हैं, उच्चारण गलत हो जाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माफी भी चाहूंगा। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी हिंदी शिक्षक की है, उसके विद्यालय की। मेरे साथ मैंने बहुत झेला। मैं गांव की प्राइमरी में पढ़ा हूँ, तो वहां पे हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां पे हम लोग गुरुजी बोलते थे। लेकिन अच्छा, ये पता था कि गुरुजी बोलना है। गुरुजी का मतलब क्या है ये नहीं पता था कि गुरुजी टीचर्स को बोलते हैं। तो गुरुजी भी डायरेक्ट गुरुजी ना कह करके गुरुजी बोलते थे। अब देखिए, यहीं से शुरू होती है। पढ़ाते समय हमारे गुरुजी ने हमको क्या पढ़ाया था? छोटका सा, बड़का सा, पेट फरुआ सा। सब बताते थे वो कि ये छोटका सा है, ये बड़का सा है और ये पेट फरुआ सा है। तो भाई उनकी भी जिम्मेदारी थी कि उसको उस तरह से उच्चारित करके बताते, तो उस तरह से बंदा जरूर सीखता। आज बहुत सारे स्कूल हैं जो इस चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। बच्चों के उच्चारण पे, बच्चा जब क्लास में गलत बोलता है तो उसको सही बोलने की सीख देते हैं वो। और बहुत जरूरी है, जो जैसा लिखा है उसको वैसे पढ़िए। इंग्लिश के शब्दों को अब देखिए, जेड से भी ज होता है, जे से भी होता है, कभी कभी जी से भी होता है, लेकिन उच्चारण अलग होता है। आपकी लेखनी की बात हो रही थी, तो मैं जानना चाहूंगी कि सबसे पर्सनल लेख क्या था और पहला ऑफिशियल लेख क्या था? पर्सनल वो जो आपने कभी किसी से साझा नहीं किया, वो लेकिन दिल के बहुत करीब रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं जो भी लिखता था, मेरी जितनी भी कविताएं हुआ करती थी, वो मेरे पापा और मेरे गांव के ही पापा के ही कॉलेज में टीचर थे, वो जरूर सुनते थे जी। चाहे वो प्रेम कविता हो, चाहे विद्रोह की कविता हो, या फिर कोई हास्य कविता हो, ये लोग जरूर सुनते थे जी। पर्सनल ऐसा कुछ नहीं बन पाता था जिसे मैं एकदम डायरी में छिपा के रखूं, जिसे मैंने लिखा सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अच्छा, और छपने के लिए कविताएं जैसे लिख के भेज देता था, छप जाती थी। जब कविताएं छपती थी तो बड़ा मनोबल बढ़ता था, और उस दौरान ये लगता था कि मैं तो छपने लगा हूँ। अच्छा, छपने का एक तरीका ये था, एक उसका असर ये पड़ता था कि जो मेरे दोस्त हुआ करते थे वो भी मुझे थोड़ा सा वेट देना शुरू किए थे कि ये छपता है जी। तो ये अच्छा लगता था। लेकिन ऐसी कोई कविता या कोई ऐसा लेख नहीं था जिसे मैं कहूँ कि ये डायरी के पन्नों में बंद पड़ी है जी, और ये इसे कभी किसी से साझा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये है इस संग्रह की आखिरी कविता। ये पन्ना भी पलटा जाएगा, ये कविता भी एक दिन पढ़ी जाएगी जी। जब सूरज की कचहरी में मासूमों के कत्लों का हिसाब होगा। क्या बात है। ऐसी और भी बहुत सारी रचनाएं आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार है, जिन्हें मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से साझा करें। तो ऐसी ही कोई एक रचना जो आपको बहुत पसंद है, जब लिखी तब भी और आज भी कभी अच्छे मूड में होते हैं तो उसको जरूर दोहरा लेते हैं, उसको जरूर गुनगुना लेते हैं? देखिए, कविताएं तो मेरी सब मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे एक पिता से या माँ से अगर पूछे कि कौन सा आपका बच्चा बहुत प्यारा है, तो वो शायद कंफ्यूज रहेगा कि वो सबको उतना ही प्यार करता है। तो मेरी सारी रचनाएं में, अब रचनाओं के लिखने का भाव अलग अलग होता है, रस अलग अलग होते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है ना कि जो हमारे दर्शक या पाठक हैं, उनका अपना एक रस होता है, अपना एक अलग पढ़ने और लिखने का ढंग होता है। वो क्या पढ़ना चाह रहे हैं। कोई है जो हास्य कविताओं पे ठाके लगाता है, अच्छा लगता है। कोई ऐसा हमारा पाठक श्रोता है जो हमको, जो प्रेम कविताएं बहुत पसंद करता है। अब आप जब लिखते हैं तो आप कई चीजों को लेकर लिखते हैं। कभी आप प्रेम कविता लिख दिए, कभी आपने समाज और देश को देख करके कोई पीड़ा हुई तब आपने लिख दिया, कभी आपको किसी चीज पर व्यंग करना है तो आपने उसको हास्य लेते हुए लिखा कि कोई बुरा भी ना माने, हंसे भी और उसको समझ में भी आए कि मैं क्या कर रहा हूँ जी। कविताओं की आपने बात की, मैं कविता आपको सुना रहा हूँ। ये कविता इसलिए सुना रहा हूँ कि ये कविता को लेकर के कुछ चर्चाएं हुई थी, और पहली बार मतलब मैंने अपनी कविताओं में ये कुछ अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ था
और वो अलग शब्द क्या थे कि उस दौर में मोबाइल की का शुरुआती दौर था। मोबाइल अभी अपने शुरुआती दौर में था, लोगों को के पास मोबाइल आना शुरू हुआ था। और वो वाला मोबाइल हुआ करता था, वो कीपैड वाला, इनकमिंग आउटगोइंग पैसे कटने वाले थे, रिचार्ज करो। तो मोबाइल को लेकर के मैंने एक कविता लिखी थी, उस कविता को मैं सुना रहा हूँ। जरूर। कविता का शीर्षक है तुम्हारा मिलना। तुम्हारा मिलना, जब तुम मिलती थी तो अनायास ही सामने बिछ जाती थी कई राहें। व्यस्त हो जाता था पलकों पर ख्वाबों का नेटवर्क। क्या बात है। जब तुम मिलती थी, इस पूरी कविता में मोबाइल के इर्द गिर्द पूरी कविता भटक रही है। जब तुम मिलती थी तो अनायास ही सामने बिछ जाती थी कई राहें, व्यस्त हो जाता था पलकों पर ख्वाबों का नेटवर्क, और निगाहें तुम्हारे कदम चूमती कि तुम चलोगी किस डगर पर। और निगाहें तुम्हारे कदम चूमती कि तुम चलोगी किस डगर पर। जब तुम मिलती थी तो मन कांप जाता वाइब्रेशन की तरह, कभी कभी तिरछी निगाह से जो मुझे निहारती, जो पड़ जाती मेरे चेहरे पे मिस्ड कॉल की तरह। और तुम्हारे पाजेब की रुंझुन दे जाती तुम्हारे आने का मैसेज। जब तुम मिलती थी तो मन कांप जाता वाइब्रेशन की तरह, कभी कभी तिरछी निगाह से जो मुझे निहारती, जो पड़ जाती मेरे चेहरे पे मिस्ड कॉल की तरह। और तुम्हारे पाजेब की रुंझुन दे जाती तुम्हारे आने का मैसेज। अब तुम नहीं मिलती। अब तुम नहीं मिलती तो सामने बिछी वही राहें जिनसे संपर्क नहीं हो पाता। क्या बात है। अब तुम नहीं मिलती तो सामने बिछी वही राहें जिनसे संपर्क नहीं हो पाता। मन भी स्विच ऑफ हो गया कि जैसे तुम्हारा मिलना कोई रॉन्ग नंबर था। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तुम नहीं मिलती तो सामने बिछी वही राहें जिनसे संपर्क नहीं हो पाता। मन भी स्विच ऑफ हो गया कि जैसे तुम्हारा मिलना कोई रॉन्ग नंबर था। क्या बात है, बहुत खूब। मोबाइल के जो शब्दावली है वो इसमें उसका प्रयोग किया गया है जी। तो प्रयोग करता रहा कविता में, क्योंकि मैं वाणिज्य का विद्यार्थी रहा, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, तो अर्थशास्त्र और वाणिज्य को भी कविता में घुसाने की भरपूर कोशिश की है। छोटी छोटी कविताओं में एक कविता है यादें शीर्षक पे। कविता बहुत छोटी है, 4-5 लाइन की है कि तुम्हारी यादों का संवेदी सूचकांक, ये अर्थशास्त्र की भाषा में है, पूरी भाषा अर्थशास्त्र की है जी। कि तुम्हारी यादों का संवेदी सूचकांक पिछले कई दिनों के अपने उच्चतम स्तर पे है। जी। तुम्हारी यादों का संवेदी सूचकांक पिछले कई दिनों के अपने उच्चतम स्तर पे है। आंसुओं की निफ्टी भी रह रह कर खूब उछाल लगाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। यादों के इस बाजार में मैं खुद को अस्थिर पाता हूँ। जैसे अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, जब कोई भी बाजार में कोई भी फर्म अस्थिर हो जाती है तो बहुत जल्दी स्टेब्लिश नहीं कर पाती है जी। तो ये अर्थशास्त्र से की भाषा में इस कविता को। अच्छा, ये अंकों का ये जो जोड़ गणित अभी आपने बताया, अभी हम बात कर रहे थे, आपने हाइकू की बात की। मुझे वो बड़ा मुश्किल लगता है कि वो जो 90 तुले से अंक में उसको लिखना होता है कुछ, और आपने बहुत, आपकी तो एक बुक ही आ चुकी है हाइकू पर, तो उस बुक के बारे में भी कुछ बताएं और कुछ 1-2 हाइकू भी हो जाएं आपके। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हाइकू जो है, हाइकू विधा में मैंने किताब लिखी है, 2 किताबें हैं, और एक मेरी किताब संभवतः गोरखपुर हिंदी साहित्य की हाइकू विधा की पहली किताब होगी जी। लिखने वाले हो सकता हूँ, लेकिन किताब पहली यादों का कैनवास। हाइकू के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि हाइकू जो होती है ये एक जापानी विधा है कविता लिखने की। जापान के लोग हाइकू विधा की कविता लिखते हैं। कविता 3 लाइन की होती है। अब ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन और 17 अक्षर। 3 लाइन में 17 अक्षर होंगे, और उसमें भी कंडीशन ये है कि पहली लाइन 5 अक्षर की होगी, दूसरी लाइन 7 अक्षर की होगी, और तीसरी फिर 5। 5, 7, 5, 5, 7, 12 और 5, 17। 17 अक्षर की कविता होगी, 3 लाइन में होनी चाहिए। और पहले वो 3 लाइन में 5, 7, 5 में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 7, 5, 5 कर दीजिए, नहीं,
पहली लाइन 5 अक्षर की, दूसरी 7 अक्षर की और तीसरी फिर 5 अक्षर की। इसमें एक सुविधा ये है कि अगर आधा अक्षर है तो उसको नहीं गिनते, उसको छोड़ देते हैं। मनोज जी, ऐसे तो बहुत सारी आपकी कविताएं हैं जो आपके दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसी ही श्रृंखला में कुछ ऐसी कविताएं जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जो आपको बहुत पसंद हो या आपके दर्शक आपसे सुनना बहुत चाहते हो। एक कविता है, ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। करीब इसलिए है कि हमारे वहाँ मगहर है, मगहर में कबीर जी हैं और बिना कबीर को पढ़े, बिना कबीर को जाने आप ना तो प्रेम को समझ पाएंगे, ना तो आप कुछ लिख पाएंगे। सोचिए ऐसा व्यक्ति जो 2.5 अक्षर में पूरी दुनिया को पढ़ाता रहा हो, 2.5 अक्षर में। तो इस कविता में मैंने कबीर को लेकर के या मगहर को लेकर के कविता है। कविता का शीर्षक है मगहर में। मगहर में कबीर की समाधि पर हमने चढ़ाए थे फूल। मगहर में कबीर की समाधि पर हमने चढ़ाए थे फूल, वही तुमने पढ़ाया था मुझे 2.5 अक्षर प्रेम का। क्या बात है। मगहर में कबीर की समाधि पर हमने चढ़ाए थे फूल, वही तुमने पढ़ाया था मुझे 2.5 अक्षर प्रेम का। मैं पढ़ता चला गया, हालांकि मुझे पढ़कर कोई पंडित नहीं बनना था। मैं पढ़ता चला गया, हालांकि मुझे पढ़कर कोई पंडित नहीं बनना था। मैं तो सिर्फ महसूस करना चाहता था प्रेम को, जीना चाहता था प्रेम को। आमी में झांकते हुए मैंने देखी थी मेरी परछाई को ढकती तुम्हारी परछाई को। बहुत सुंदर। क्या आमी में झांकते हुए मैंने देखी थी मेरी परछाई को ढकती तुम्हारी परछाई को। आमी में झांकते हुए मैंने देखी थी मेरी परछाई को ढकती तुम्हारी परछाई को। साखी सबद रमैनी भी सच कहती हो प्रेम तो कबीर है, कबीर सिर्फ किताबों में और हम किताबों से बहुत दूर हैं। क्या बात है। खैर, ये जिनसे बात हो रही है, ये जो कैरेक्टर्स हैं आपकी रचना में, क्या ये वास्तविक जीवन में भी थे या ये सिर्फ काल्पनिक ही रहे? देखिए क्या होता है ना कि कवि जब या लेखक जब लिखता है तो वो एक नया शहर बसा लेता है, नए लोग बसा लेता है और नायक नायिकाएं भी आ जाती हैं। तो पर कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा आई रहती है, तो ये प्रेरणा आ कहाँ से रही? ये प्रेरणा केवल हृदय से आती है। अपनी साड़ी को तुम पिंडुलियों तक उठाकर चलती हो, तुम्हें क्या लगता है किससे धुल जाएगा तुम्हारे पैर का अलता और गंदला जाएगा तालाब का पानी? जरा गौर से देखो ना, खिले हुए कमल का रंग कितना चटक होता जा रहा है तुम्हारे अलते के रंग से। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं सोचती हूँ हमेशा कि आप एक साहित्यकार भी हैं। एक तरफ आप जैसे कि मैं जानती हूँ कि राम जी पे, श्री रामचंद्र पे आपने बहुत कुछ लिखा है। इनफैक्ट शायद उसी विषय की वजह से आप पर शोध भी हुआ है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। जौनपुर के कॉलेज में आपके ऊपर शोध भी किया गया है। अभी जल्दी आप ओरछा महोत्सव में गए हुए थे, वहां पे भी। तो एक व्यक्ति जो एक साहित्यकार होने के नाते इतने गंभीर मुद्दों पे लिखता है, मंटो जी पे भी आपने लिखा हुआ है, और वहीं एक ये मन है जो एक अभी जैसा आपने सुनाया आलता वाली, और जो मैं कॉफी आपसे सुनना चाहती हूँ, एक इतना ही युवा कवि जैसा, एक चंचल मन जैसी रचनाएं भी आप लिखते हैं। तो एक व्यक्ति में इतनी शख्सियत कैसे पनपती है, कैसे उपजती है? जिसे भी देखना है गौर से देखो, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। क्या बात है। मंटो का आपने जिक्र किया, 2011 की बात है कि मंटो की जन्म शती मनाई जा रही थी। तो मंटो की 14 कहानियों का सिलेक्शन हुआ कि इन 14 कहानियों पे धारावाहिक बनेगा। उन 14 कहानियों की स्क्रिप्टिंग मैंने की थी। मंटो को जब आप पढ़िएगा तो आप बहुत रोइएगा। मंटो अपने जमाने के ऐसे रचनाकार हैं जो जितना हिंदुस्तान के थे उतना पाकिस्तान के थे। पैदा हुए हिंदुस्तान में, सब कुछ हिंदुस्तान के। बंटवारे में उनकी वाइफ चली गई पाकिस्तान, ये भी चले गए पाकिस्तान। और फिर बंटवारे का दंश या बंटवारे को जितना करीब से मंटो ने देखा है, शायद किसी ने वो देखा हो, किसी साहित्यकार ने देखा, और भी लोग देखे हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मंटो ने जो दर्द झेला है जी, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को भटकते देखा। आपने एक फिल्म देखी होगी गदर,
सनी देओल वाली। जी। गदर फिल्म के कई पात्र मंटो की कहानियों से लिए गए हैं। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि गदर फिल्म का जो पहला सीन है वो ट्रेन का सीन, बंटवारे में भाग रहे हैं लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं और रेप बलात्कार की सीनें जो दिखाई जाती वो मंटो की कहानी खोल दो से ली गई है। और गदर फिल्म की जो हीरोइन यानी कि जो अभिनेत्री सकीना है, जो मुख्य पात्र, वो सकीना मंटो की कहानी खोल दो की एक्टर है। क्या बात है। खोल दो से आगे का सीन जो रिफ्यूजी कैंपों का दिखाया गया वो मंटो की कहानी खुदा की कसम से। आगे जो आपने देखा होगा अशरफ अली का एक भाई है जो थोड़े से पागल टाइप के हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद तिरंगा लेकर के दौड़ते रहते हैं, वो मंटो की कहानी टोबाटोक सिंह से लिया गया एक पात्र है। क्या बात है। ये जब मैंने उनको पढ़ा तब जाना, उसके पहले मैंने गदर फिल्म देख ली थी। जी जी। दूसरी चीज, अभी ओरछा का जिक्र किया, ओरछा में बहुत बड़ा महोत्सव होता है, राम महोत्सव। तो रामायण केंद्र भोपाल के निदेशक डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी ने मुझे बुलाया था और मैं गया था। मैं आपको बताऊं कि ओरछा ऐसी जगह है जहां पे भगवान राम भगवान नहीं है, राजा है। वहां पे भगवान राम मूर्ति में नहीं है और आसमान में नहीं है, ओरछा में दरबार में बैठने वाले राजा हैं। और आज भी भक्तों के लिए दरबार खुलता है और दरबार लगता है। वहां पे राजा राम बन करके वो है, ओरछा के राजा राम है। क्या बात। आप कभी जाइएगा वहां पे बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल खड़े रहेंगे, उनकी ड्यूटी रहेगी और उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उनको पूरा का पूरा परेड, उनको सलामी दी जाती है जी। तो वहां की राजा राम है। आप जब जाइएगा तो आपको लगेगा कि बहुत बेहतर जगह है। जरूर। मेरा जाने का सौभाग्य मिला मुझे। और नवाज, जैसे कि अभी आपकी एक प्रकाशित हुई गजल संग्रह मेरे हाथ में है, ख्वाहिशों का जंगल जी। मैंने इसको पढ़ी, बहुत ही उम्दा लिखते हैं आप। मैं चाहती हूँ कि इसमें से लिखी कोई एक गजल आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ और चाहती हूँ हमारे दर्शक भी सुने। ये ख्वाहिशों का जंगल मेरी चौथी किताब है गजल संग्रह की। 2 गजल संग्रह आए थे और मैं आपको इसमें से एक ये वाली गजल सुना रहा हूँ, शीर्षक ही है उसका, ख्वाहिशों का जंगल बड़ा वीरान नजर आता है। देखिए, हमारी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा हैं जी। और हम वास्तव में ख्वाहिशों के जंगल में भटकने वाले लोग हैं। ख्वाहिशें इतनी है कि हम उसी में भटकते रहते हैं। भटकना भी चाहिए, जब तक आप भटकते हैं तब तक ठीक है। तो ख्वाहिशों का जंगल बड़ा वीरान नजर आता है, जिंदगी का सफर बियावान नजर आता है। बियावान का मतलब हुआ उजड़ा हुआ। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, इस शहर का हर शख्स परेशान नजर आता है। क्या बात है। खरीदता है खुशियां बेचकर अपनी सांसें, कुछ भी खरीदता है तो उसके लिए बहुत वर्क करता है। खरीदता है खुशियां बेचकर अपनी सांसें, जिसे भी देखिए वो दुकान नजर आता है। और जिधर भी देखिए हर तरफ भीड़ दिखती है। जिधर भी देखिए हर तरफ भीड़ दिखती है, तो वैसे भी कहाँ अब इंसान नजर आता है। क्या बात है। बिना वजह कोई मिलता नहीं किसी से नवल। बिना वजह कोई किसी से मिलने नहीं जाता है आज के जमाने में। बिना वजह कोई मिलता नहीं किसी से नवल, अपने ही घर में खुद मेहमान नजर आता है। आप अपने ही घर में बैठे रहो, बच्चों को या फिर घर के लोगों को जब कोई जरूरत पड़ेगी तभी आपसे मिलेंगे। तो ये है ख्वाहिशों के एक उसी कविता का, वो गजल का एक दूसरी गजल है। ख्वाहिशों के जंगल में बहुत दूर निकला, तेरे कूचे से होके मजबूर निकला, उसने सच का साथ दिया था, उसका बस यही कसूर निकला। तेरी वफा से जब वाकिफ हुए, धीरे धीरे सारा गुरूर निकला, आखिर सजा मिली थी जिसको, वो परिंदा तो बेकसूर निकला। कहकर फसाना तुमसे नवल, दिल का सारा फितूर निकला। क्या बात है। हर एक लाइन, हर एक शब्द वास्तविक जीवन के बहुत ही करीब नजर आता है। खैर, ये तो आपका गजल संग्रह हो गया। एक आपने यादों का कैनवास, वो हाइकू संग्रह है। और जी। तो जैसे मैंने कुछ हाइकू जो सुनाए थे जी। वो संग्रह में आपको मिलेंगे। हाँ, उस किताब में यादों का कैनवास है, अभी हाल ही में ये किताब आई है जी। और हाइकू संग्रह है ये, और इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे हाइकू मिलेंगे। और
आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, आप पढ़ेंगी जब। जी। जैसे उसमें स्त्री को लेकर के एक हाइकू है, मुझे अभी याद आ गई। स्त्री की लाचारी करे दुनियादारी, पति जुगारी। क्या बात है। स्त्री की लाचारी करे दुनियादारी, पति जुगारी। क्या बात है। 3 शब्द मुझे बार बार बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये इतना, ये गांठ जोड़ कल्पना, जो व्यक्ति एक कल्पना करके लिख रहा है वो इतना सीमित होके कैसे लिख सकता है। देखिए, जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि अपनी बात को बहुत कम शब्दों में कहा जा सकता है, और जब आप अपनी बात को बहुत कम शब्दों में कहेंगे ना तो उसका एक अलग अंदाज रहेगा, जिसको हम कहते हैं मितभाषी, कम बोलने वाला, और मित व्ययी का मतलब जो कम व्यय करता हो, चाहे वो शब्दों का बात हो, चाहे रुपए पैसे की बात हो। तो मुझे भी लग रहा है कि एक लेखक को शब्दों के मामले में मितव्ययी होना नहीं, एक शब्द है फालतू में जितना मन करे उतना लिख दो, तो होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। आप पैसे खर्च कर रहे हो, सवाल ये है कि किस चीज के लिए खर्च कर रहे हो। ज्यादा हो या कम, सार्थक खर्च हो, सार्थक हो। तो नवल जो इतने सालों से साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो आपके ऊपर भी शहर का कर्ज है, तो ये कर्ज, ये जिम्मेदारी आप किस तरह से निभाना चाहेंगे, ये कर्ज आप किस तरह से उतारना चाहेंगे? सीधे शब्दों में अगर पूछूं तो भविष्य में और साहित्य को किस तरह से समृद्ध करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर मेरा लिखा कोई लेख या मेरी लिखी कोई कविता जी, अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति को पसंद आ गई और उसको ये लगा कि इस बंदे ने मेरे लिए लिखा है या ये अपनी कविता के माध्यम से मेरी बात कर रहा है, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। सार्थक इन्वेस्टमेंट हुआ वो। सार्थक जी। भाई, एक राइटर का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसके पाठकों की प्रतिक्रियाएं, उसके दर्शकों की प्रतिक्रियाएं। अगर उसके पाठक और दर्शक अगर उसको पसंद किए, उसकी रचना, कई बार ऐसा लगता है ना कि हम कुछ देखते हैं या सुनते हैं तो लगता है यार ये चीज तो मैं कहने वाला था, या ये चीज मुझे कहनी चाहिए थी। तो अगर ऐसा लग रहा है तो समझ लीजिए आप सार्थक हैं। जी जी। अच्छा नवल, इतने सालों से आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, आप भी अभी की ही युवा पीढ़ी में ही आते हैं, पर पिछले कई टाइम से आप लिख रहे हैं, तो उस समय के साहित्य में या साहित्यकारों में, आज के साहित्य में या साहित्यकारों में क्या अंतर पाते हैं? जी, बहुत अंतर है। अंतर सबसे बड़ा आपको मैं बताऊं ये है कि आज पहले के साहित्यकार जब लिखते थे तो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके पास संसाधन नहीं थे। दोनों चीजें हैं, संसाधन तो नहीं थे उनके पास। आज आप आज लिखिए, उसको फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डालिए, पता चलता है कि लोग हजारों लोगों तक पहुंच गई, हजारों लोग अपना पब्लिश होने से पहले ही देख उस पे मुठा उठा देंगे, मतलब लाइक कर देंगे। पहले के लोग तो ऐसा नहीं कर पाते जी। लेकिन पहले के लोगों में उनकी रचनाओं में हो सकता है कि गंभीरता कुछ कविताओं में ना रही हो, कुछ लेखों में, लेकिन पहले के लोगों की रचनाएं या कविताएं बड़ी गंभीर हुआ करती थी। खैर, समय के हिसाब से आज के लोग लिख रहे हैं, पहले के लोग जो लिखते थे वो उनका समय था। मैंने कहा ना कि जब कोई लिखता है तो उस समय को देख करके और समाज को देख करके लिखता है। जी। भाई, जब पहले लोग लिखते थे तो उस समय मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल का जिक्र नहीं कर पाए। हमारे समाज ने मोबाइल को आते हुए देखा तो मोबाइल का जिक्र करके लिखा। एक चीज और है कि एक कमी जो आज के समाज में दिख रही है कि नए लोगों में एक होड़ सी लगी है तत्काल छपने की, तुरंत नाम कमाना है, तुरंत नाम कमाने की। ये धैर्य होना चाहिए, और जब आप धैर्य रखोगे तब आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने हमें बहुत कुछ कर दिया, पूरी दुनिया को एक गांव के रूप में रख दिया है। यानी कि पूरा का पूरा विश्व एक गांव है। एक गांव किस लिए कि एक गांव में एक व्यक्ति इस छोर से उस छोर तक लोगों को जानता है। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अमेरिका में क्या हो रहा है ये भी जान रहे हैं, ब्रिटेन में क्या हो रहा है ये भी जान रहे हैं, हमारे गांव में क्या हो रहा है ये भी जान रहे हैं, हमारे शहर में, मतलब हम सब कुछ जान। लेकिन सोशल मीडिया ने ये सब कुछ दिया, एक नई चीज भी दे दिया। आप देखिए, कॉपी पेस्ट वाली संस्कृति भी बना दी। किसी ने कुछ लिखा, उसकी कॉपी किया, अपने नाम से पेस्ट कर दिया, बाजते रहे लोग। तो ये अंतर मुझे दिखता है। जी। और लिखना जरूरी है।
पहले के लोग अपने समय और समाज के लिए लिखते थे, आज के लोग अपने समय और समाज के लिए लिखते हैं। अच्छा, लिखने पढ़ने की बात अगर हो रही है तो अभी तो जैसे आपने कहा कि मोबाइल हाथ में है, सब कुछ बहुत इजीली उपलब्ध है, बुक्स मार्केट में आती है उसके पहले लोग नेट पर उसको पढ़ लेते हैं, तो ये कितना आपको सही लगता है कि अभी जैसे मोबाइल में किसी बुक को पढ़ लेना और उस किताब को दुकान स्टोर से खरीद के लाना और इत्मीनान से अपने कमरे में बैठ के पढ़ना? देखिए, मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं अपने जीवन में 3 बार खुश हुआ अच्छे से। जी। पहली खुशी मुझे मिली थी जब मैं हाई स्कूल पास हुआ था। पहली खुशी मिली थी और बहुत खुशी मिली थी, रात भर जागने वाली खुशी थी वो। दूसरी खुशी मिली थी जब मैंने अपनी किताब को पहली बार अपनी कविता को पहली बार छपे हुए पढ़ा किसी अखबार के पन्ने में। जी। बहुत खुशी मिली थी। और तीसरी खुशी मिली थी जब मैंने पहली बार अपनी आवाज आकाशवाणी में रिकॉर्ड करा करके सुना। ये 3 खुशी, और वो खुशी आज मैं अनाउंसर के रूप में काम करता हूँ जी, लेकिन वो वाली खुशी पहली बार वाली अब नहीं है। आपने जो कहा कि मीडिया और छपने का अंतर, देखिए जो चीजें हम किताब खरीद करके पढ़ लेते हैं वो सोशल मीडिया से पढ़ने में उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जो हम किताब से पढ़ते हैं जी। और मैं आग्रह करूंगा सभी सुनने देखने वालों से कि वो किताब की तरफ लौटें, क्योंकि किताब हमें सही सही बताती है। सोशल मीडिया ने तो काफी पेस्ट का ऐसा ढोंग रच मायावी नगरी बन गई है, लेकिन जब एक प्रकाशक किताब प्रकाशित करता है तो इस भरोसे के साथ करता है कि जिस राइटर की किताब है पूरी कॉपीराइट वो लेता है, ISBN नंबर लेता है और उसके बाद वो प्रकाशित करता है। जी। अंत में चलते चलते नवल, आपसे चाहूंगी कि हमारे दर्शकों से कुछ अपने मन की बातें साझा करें, कुछ उन युवाओं को दिशा निर्देशित करें जो साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। देखिए मनोरमा जी, मैं आपको बताऊं कि जो लोग लिखते हैं उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। आज के समय में लिखना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा समय जो है वो एक दूसरे किस्म का समय हो चुका है जी। ऐसे में लेखकों के सामने चुनौतियां भी हैं, अवसर तो है लेकिन चुनौतियां कुछ ज्यादा हैं। मैं हर लिखने वाले से यही कहूंगा, जैसे मैं अपनी एक बात बता दूं कि जब मैं कविताएं मैंने एक अपने स्थानीय अखबार में भेजी थी छपने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये कविता दरअसल आप दूसरी लाइएगा, हम अस्तरी कविताएं छापते हैं। ये कहते हुए उन्होंने उस कविता को रिजेक्ट कर दिया जी। फिर वही कविता कादम्बनी जैसी पत्रिका के संपादक को पसंद आती है और वो कविता वो प्रकाशित करते हैं जी। अब आप बताइए कि आप अस्तरी छापते हैं कि कादम्बनी वाला अस्तरी छापता है? जी। समस्या है ना भाई, या तो आप गलत हो या तो वो गलत है जी। गलत दोनों नहीं है, अपने अपने समय और अपने अपने सोच के बंधे दोनों लोग हैं जी। तो लिखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने तो निराला की कालजयी रचनाओं को डस्टबिन में डाल दिया था जी। वो रचनाएं जो आज कालजयी बनी हुई हैं, जिन पर आज शोध हो रहा है, कितने लोग PhD करके आज प्रोफेसर बन गए। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लिखते हैं, लिखते रहिए, हड़बड़ी मत करिए। जब आप हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी जरूर होगा जी। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। जी जी। आप लिखिए और लिखिए, खूब लिखिए, और लिखना जरूरी जितना है उससे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। जी। लोगों को पढ़िए, खूब पढ़िए, पुराने लोगों को भी पढ़िए। मैं तो जब पढ़ता हूँ तो जैसे भी मैंने कहा कि वो अपने समय के लिए लिखे हैं, लेकिन जब आप उनको पढ़िएगा तो लगेगा कि आज के समय के लिए लिखे की बात हो रही है। जो कविता, जो किताब 50 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले जो रचनाएं लिखी गई, वो कभी कभी लगता है नहीं वो आज के लिए लिखी गई हैं। तो लिखने से ज्यादा पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है, आप पढ़िए, लिखिए, कॉपी पेस्ट से जरूर बचिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवल आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, इतनी अच्छी प्यारी बातें करने के लिए, इतना सुंदर अपनी लेखनी सुनाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय उपाध्याय नवल जी। इसी तरह शहर की अन्य किसी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करेंगे। तो देखते और सुनते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा, झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ
बजाओ जरा झूम के बजाओ।